हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सेकंड वीडियो ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। हमने पहले वीडियो में क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट ये चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर 1 ऑफ साइंस। ठीक है, उसमें कुछ हमने पोर्शन देखा था। उसमें लास्ट में देखा था हमने एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। उसमें पहला था प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, उसमें दो टाइप्स थे, प्लगिंग एंड लेवलिंग। ये दोनों हमने देखे थे। अब उसका सेकंड पॉइंट है सिलेक्शन एंड सोविंग ऑफ सीड्स। अब सिलेक्शन एंड सोविंग ऑफ सीड्स मतलब क्या होता है? जैसे आपको एक एग्जांपल लो कि आपके घर में खेती है और आपको सोयाबीन लगाना है। अब सोयाबीन लगाना है तो ऐसा तो नहीं होता कि कोई भी अनाज लेके आए या फिर कोई भी सोयाबीन की बैग लेके आए और लगा दिए, ऐसा नहीं चलता। बड़ा प्रॉपर सिलेक्शन करना पड़ेगा, कौन सा सोयाबीन अच्छा है ना, क्वालिटी उसकी अच्छी है या नहीं, ये सारा देख के हमको वो सिलेक्ट करना पड़ता है, तो उसको सिलेक्शन बोलेंगे। एंड सोइंग ऑफ सीड्स मतलब अगर वो फिर सोयाबीन लाया, फिर हम अपने खेत में जाएंगे फिर उसको लगाएंगे, तो उसको सोविंग बोलते हैं। ठीक है, तो कैसे होते हैं देखेंगे। आफ्टर सॉइल प्रिपरेशन द नेक्स्ट स्टेप इज सिलेक्शन एंड सोइंग ऑफ सीड्स। सॉइल प्रिपरेशन होने के बाद में हमारी नेक्स्ट स्टेप कौन सी रहती है? सिलेक्शन एंड सोविंग ऑफ सीड्स रहती है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज इन द क्रॉप प्रोडक्शन। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप सीड लगाओगे नहीं तो क्रॉप प्रोडक्शन होगा कैसे, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस माना जाता है। ठीक है, प्लांट्स ग्रोथ फ्रॉम सीड्स। प्लांट किससे तैयार होता है? सीड से तैयार होता है, ये भी हमको पता है। वाइल सिलेक्टिंग सीड्स द फॉलोइंग प्रिकॉशन शुड बी टेकन। अब जब हम सीड सिलेक्ट कर रहे हैं, है ना, जैसे मैंने बोला कि सोयाबीन की अगर मुझे कौन सी भी बैग लानी है तो कौन सी बैग लानी है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इसके कुछ रीजन दिए गए हैं। जैसे देखो, पहले ओनली क्लीन हेल्दी एंड डिसीज फ्री सीड्स शुड बी सिलेक्टेड। जो भी आप सीड सिलेक्ट करोगे वो क्लीन रहना चाहिए, ठीक है, हेल्दी रहना चाहिए, मतलब अच्छा दाना रहना चाहिए उसका, एंड डिसीज फ्री रहना चाहिए। डिसीज फ्री मतलब अगर उस दाने में कोई डिफिकल्टी होगी तो क्या होगा, क्रॉप तो लग जाएगा लेकिन वो क्रॉप पे बहुत सारे फिर क्या होते, रोग तैयार हो जाते हैं, है ना, फिर वो फवारने वगैरह करना पड़ता। तो ये सारी चीज़ें ना हो, ऐसा हमको सीड क्या करना पड़ता है, सिलेक्ट करना पड़ता। देन सीड शुड बी ट्रीटेड विथ फंगिसाइड्स, दैट इज केमिकल्स दैट किल द डिसीज कॉजिंग फंगी। अब फंगी पता है आपको कि अगर गीला गीला सीड रहा तो उसमें ऐसे जो वैसे ना सफ़ेद जैसा अपन बुरशी बोलते हैं, वैसा अगर है वो सीड तो वो सीड अच्छा नहीं रहता, इसलिए वहाँ पे फिर क्या लगाते हैं हम, केमिकल वगैरह लगाते हैं। कभी कभी देखना किसी के इसमें अगर सोयाबीन लगाना हो तो उसको केमिकल लगा के, एक पाउडर लगा के उसको फिर मतलब लगाया जाता है, जिसकी पेरनी की जाती है। क्योंकि अगर वैसा नहीं लगाया तो फंगी से क्या होगा, वो खराब हो सकता है, उसका बी खराब हो सकता है। ठीक है, द आफ्टर सिलेक्शन ऑफ सीड्स दे नीड टू बी सोन इन द फील्ड। अब जो सिलेक्शन हो गया फिर क्या करेंगे, हम उसको खेत में लेके जाएंगे और फिर सॉ करेंगे। सॉ करना मतलब बी को, वो दाने को अपने खेती में लगाना, 1 बाय 1 लगाना। अब जैसे आपको पता है सोयाबीन का दाना हम अलग लगाते हैं जिसको पेरनी कहते हैं, और जो कपास लगाते हैं, जैसे हम पराठी बोलते हैं मराठी में, तो उसको टोबनी कहते हैं, है ना, ऐसे दो अलग अलग वर्ड है उसको। तो सोविंग ऑफ सीड इज द प्रोसेस ऑफ प्लेसिंग सीड्स इन द सॉइल। सोइंग मतलब क्या करना कि जो दाना है वो सॉइल में प्लेस करना, 1 बाय 1 रखना, उसको बोलेंगे सोविंग। ओके, केयर मस्ट बी टेकन व्हाइल सोविंग देम, सीड्स हैव टू बी सोन। ओके, मतलब जो हम ये कर रहे हैं, सीड्स को लगा रहे हैं, तो कौन सी केयर लेना जरूरी है। नहीं तो ऐसे नहीं ना, कैसा भी दाना लगा दिया तो सर निकल जाएगा, ऐसा नहीं होता। आपको प्रॉपरली सीड लगाना पड़ता है, कितने ज़्यादा अंदर, अब बहुत ज़्यादा भी अंदर नहीं जाना चाहिए दाना, और बहुत ज़्यादा ऊपर भी नहीं रहना चाहिए। अगर ऐसा नहीं रहा, मतलब ऐसा नहीं किया, तो आपको जो क्रॉप प्रोडक्शन होगा वो प्रॉपरली नहीं होगा। तो देखो, पहला प्रिकॉशन कौन सा है, एट द राइट डेप्थ। एट द राइट डेप्थ मतलब बराबर अंतर, मतलब वो ज़्यादा जमीन के अंदर भी नहीं जाना चाहिए और जमीन के बाहर भी नहीं आना चाहिए। ओके, नाइदर टू शॉलो नॉर टू डीप, मतलब एकदम ऊपर भी नहीं रहना चाहिए और एकदम नीचे भी नहीं जाने को होना, बराबर उस लेवल तक ही वो दाना रहने को होना। अगर ज़्यादा नीचे गया तो ऊपर ज़मीन की लेवल ज़्यादा हो जाएगी, तो उसका जो क्रॉप है वो ऊपर ही नहीं आएगा, और अगर ज़्यादा ऊपर रहा तो कोई जो बर्ड वगैरह है उसको निकाल के खा सकता है। ठीक है, ये चीज़ें उसमें होती है। एट राइट इंटरवल्स मतलब इक्वल समय पे, सो दैट दे गेट प्रॉपर एयर, सनलाइट एंड न्यूट्रिएंट्स। मतलब लाइट इंटरवल मतलब जैसे यहाँ पे एक लगाया, यहाँ पे एक लगाया, यहाँ पे एक, मतलब प्रॉपर डिस्टेंस पे लगाना पड़ता, ताकि उसको जो एयर, न्यूट्रिएंट्स वगैरह सप्लाई हो जाए वो प्रॉपरली हो जाए। ठीक है, सीड्स आर सोन इन द फील्ड बाय एनी ऑफ द मेथड्स डिस्क्राइब बिलो। अब जो सीड्स हम लगा रहे हैं उसके कुछ मेथड्स हैं, उस मेथड से हम
वो सीड्स हमें अपने खेती में क्या करते हैं, लगाते हैं। तो देखो पहले कौन सी है, बाय ट्रेडिशनल टूल। अब ट्रेडिशनल टूल कौन सा, जैसे आपके घर में अगर खेती होंगी ना तो एक ऐसा लंबा पाइप रहता, उसको एक ऊपर में ना नोजल रहता, उसमें आप सीड डालते हो, नीचे में एक ये रहता, उसको हम सीधा सीधा मराठी में सरता बोलते हैं। ओके, सरत्यानं पेरलं म्हणतो आम्ही, काही सरत्याने पेरलं, सरत्याने पेरणे म्हणजेच बाय ट्रेडिशनल टूल। ओके, वो सरता बोलते हैं उसको। देखो द ट्रेडिशनल टूल फॉर सोविंग सीड इज शेप लाइक फनेल हैविंग 2 or 3 वर्टिकल लॉन्ग ट्यूब्स विथ शार्प एंड्स। आपको पता है सरते से जब पेरते हैं ना, तीन सरते या 4 सरते लगाते हैं और जो दतारी रहती है उसके पीछे हम उसको मतलब दाना डालते जाते हैं, तो वो ट्रेडिशनल टूल हो गया। ठीक है, देखो फिगर दिखा रहा है, देखो वहाँ पे बैल जोड़ी है, ये जो देखो ये है ना, ये सरता है जिसमें वो डाल के बैल जोड़ी आगे आगे जाती है, फिर वो सरता पीछे पीछे सरकते जाता और हम उसमें दाना डालते जाते हैं। ये ट्रेडिशनल मेथड है, बहुत पुरानी मेथड है। ओके, द सीड्स आर फिल्ड इन द फनेल, पास डाउन थ्रू द पाइप्स विद द शार्प एंड्स एंड शार्प एंड्स pierce in the soil and place the seeds there। जैसे वो शार्प एंड से दाना नीचे जाएगा, वो जमीन के अंदर अंदर फिर दाना दबते जाता है और मतलब दाने जो हम जमीन में वो लगाते जाते हैं। ठीक है, देन सेकंड है बाय सीड ड्रिल। सीड ड्रिल मतलब देखो यहाँ पे जो सीड ड्रिल दिख रही है, तिफन जैसे दिख रहा है, इसको मराठी में क्या बोलते हैं, तिफन। ओके, किसी के घर में 5 दांतों की रहती है, किसी के घर में 3 दांत की रहती है ना। अभी तो ट्रैक्टर से ही बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन अगर किसी के घर में होगा तो आपको समझ में आ जाएगा ये देख के कि इसको एग्जैक्टली क्या बोलते हैं। ठीक है, मराठी में इसको तिफन बोलते हैं। सो अ सीड ड्रिल हैज अ फनेल शेप सीड बॉल कनेक्टेड टू द सेवरल ट्यूब्स। एक बॉल रहता है ऊपर में और उसको फिर ऐसे ट्यूब्स रहते हैं। ठीक है, इसमें डाल दो, फिर वो जो ट्यूब्स में डालते हो वो ऐसे क्या होता है, इसमें अगर डाला तो ये ट्यूब से निकल के वो जमीन में अंदर अंदर चलती, जैसे जैसे आगे आगे बढ़ती जाती है ये ड्रिल, वैसे वैसे क्या होता है, इसके दाने इसके अंदर से निकल के जमीन में लग जाते हैं। ओके, दिस ड्रिल अटैच टू द प्लग। ये किससे अटैच रहता है, प्लग से अटैच रहता है। ये क्या है, ये प्लग है। प्लग मतलब मैंने बोला है, बताया प्लग मतलब क्या होता है। टिफन भी बोल सकते हो, डायरेक्टली वर्ड याद रखना टिफिन। ओके, प्लग मेक्स फरोज अलॉन्ग विद द फील्ड, द सीड्स इन द सीड ball are released through the tubes and get deposited in the soil। यहाँ से ट्यूब से निकल के सीड सीधा क्या होता है, सॉइल के अंदर डिपॉजिट हो जाता है, मतलब अंदर चला जाता है। ओके, नाउअडेज अ सीड ड्रिल इज यूज्ड फॉर सोविंग सीड विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर। अब अभी तो ट्रैक्टर से ही बहुत सारे चीज़ें होती है, तो ऐसे इसकी बहुत कम मात्रा में यूज़ किया जाता है आजकल। तो ट्रैक्टर से पूरा पेरने वगैरह किया जाता है। ओके, द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग द सीड ड्रिल फॉर सोविंग सीड्स आर एज फॉलो। अब उसके एडवांटेजेस क्या है, मतलब ये जो सीड हम यूज कर रहे हैं उसके एडवांटेजेस क्या है, क्यों हम ट्रेडिशनल मेथड से क्यों नहीं कर सकते, इससे करना बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है। तो देखो पहला है उसका एडवांटेज, इट सोज द सीड्स यूनिफॉर्मली एट एप्रोप्रिएट डिस्टेंसेज एंड द डेप्थ। मतलब प्रॉपर डेप्थ पे, मतलब प्रॉपर अंदर में वो दाना जाएगा और प्रॉपर डिस्टेंस में वो दाना पड़ेगा। अगर हमने हाथ से किया, मतलब ट्रेडिशनल मेथड से किया इसके पहले वाले, तो क्या होता, कभी कभी दाना हाथ से ज़्यादा छूट जाता, कभी कभी कम छूट जाता, कभी कभी जो ट्यूब है वो ऊपर रह जाती, कभी कभी ज़्यादा नीचे चली जाती, तो उसके कारण वो प्रॉब्लम आते हैं। तो ये प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आते, क्योंकि दाना यहाँ पे पूरा जमा रहेगा और थोड़ा थोड़ा नीचे जाएगा, मतलब अपने आप ही वो दाना नीचे अपने आप चला जाता। तो प्रॉपर डिस्टेंस पे और प्रॉपर डेप्थ पे, मतलब अंदर जमीन के अंदर प्रॉपरली बैठ जाता वो दाना। इट इंश्योर दैट सीड्स गेट कवर्ड विथ अ सॉइल आफ्टर सोविंग, दिस प्रिवेंट द डैमेज कॉज बाय द बर्ड्स। अगर वो प्रॉपरली जमीन के अंदर चला गया, तो मैंने बोला कि एकदम जाना अंदर, जब अंदर भी जाना नहीं चाहिए और एकदम बाहर भी नहीं रहना चाहिए। तो उसके कारण क्या होता है, जो बर्ड निकाल के खाते हैं दाना वो खा नहीं सकते, क्योंकि वो प्रॉपरली अंदर जमीन के अंदर रहते हैं। इट सेव्स द टाइम एंड लेबर। ये टाइम भी बचाता, लेबर भी बचाता, क्योंकि देखो यहाँ पे कोई लेबर लग रहा है क्या, नहीं, सिर्फ एक आदमी चाहिए इसको चलाने के लिए। ओके, बाकी तो ये अपना काम खुद कर रहे हैं। अगर ट्रेडिशनल मेथड से गए तो ये 5, इसके लिए 5 अलग अलग लोग रहेंगे, क्योंकि 5 अलग अलग लोगों फनेल पकड़ते हैं और चलने लगते हैं, मतलब 5 लोगों का काम बढ़ गया, तो वो काम इससे क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। ठीक है, देन सी है ट्रांसप्लांटेशन। अब ट्रांसप्लांटेशन अगर आपने देखा होगा ना, तो अगर किसी का घर में धान लगाते हैं जिसको हम चावल बोलते हैं, तो धान देखो उसका बीज नहीं मिलता,
उसका पहले जो छोटा सा रोप तैयार किया जाता है, क्रॉप छोटा सा तैयार किया जाता है, ओके, फिर वो क्रॉप को पूरा लेके ऐसे लगाया जाता है, ऐसे 1 बाय 1 लगाया जाता है, इसको हम रोवनी बोलते हैं, मराठी में इसको रोवनी बोलते हैं। तो देखो वो जो क्रॉप है ना वो पहले ही हमारे पास रहता है, प्रेजेंट रहता है, फिर वो हम खेत में जाके उसको खेत में बराबर उसको फिर 1 बाय 1 लगाते हैं। तो देखो सीड्स ऑफ सम प्लांट्स लाइक पैडी, टोमेटो, ओनियन, चिली एंड ब्रिंजल आर फर्स्ट ग्रोन इन द स्मॉल नर्सरीज। व्हेन द सीडलिंग्स ग्रोन दे आर मैन्युअली ट्रांसप्लांटेड इन द फील्ड। अब जो टोमेटो वगैरह है, चिली है मतलब मिर्ची है, ब्रिंजल है मतलब वांगा बोलते हैं उसको, ठीक है। तो ये इसके क्या करते हैं, हम नर्सरी से प्लांट उठा के लाते हैं। इसके अभी तो बीज भी मिलते हैं, लेकिन नर्सरी से प्लांट उठा के लाना अच्छी बात होती है, क्योंकि नर्सरी से जो प्लांट लाते हैं ना वो हमको पता चलता कि वो प्लांट अच्छा है बुरा है ना, वो खराब होगा नहीं होगा। क्योंकि हमने अगर सीड लाया और सीड लगा दिया तो सीड अच्छा है नहीं है मुझे नहीं पता, है ना, हमको नहीं पता रहता। लेकिन अगर हमने डायरेक्टली नर्सरी से प्लांट लाया, नर्सरी पता है आपको, जहाँ पे छोटे छोटे पौधे तैयार किए जाते हैं, अगर वहाँ से मैंने लाया तो मुझे पता चलेगा कि वो सच में अच्छे सा बड़ा है या फिर अच्छे से वो बढ़ेगा, ये सारी चीज़ें मुझे पता चलती है। The process of transforming the seedlings from the nurseries to field is called as transplantation. Okay, मतलब नर्सरी से उठा के वो पौधा लाना और मेरे खेत में लगाना, इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे नर्सरी में पहले वो तैयार हो गया, अभी वो छोटा सा है, उसको मैं लेके आया फिर अपने घर पे या फिर अपने खेत में उसको लगा दिया, उसको ट्रांसप्लांटेशन बोलते हैं। देखो फिगर में ऐसे दिया है, ये क्या चल रहा है पता है क्या, रोवनी चल रही है। यहाँ पे जो चावल है ना, चावल लगा रहे हैं यहाँ पे, उसको ट्रांसप्लांटेशन प्रोसेस बोलते हैं। देखो दिस प्रैक्टिस हैज़ द फॉलोइंग एडवांटेज। अब ये करने के एडवांटेजेस क्या है, देखो इट हेल्प्स इन सिलेक्शन एंड प्लांटिंग ओनली हेल्दी सीडलिंग। मतलब हम जो प्लांट लगा रहे हैं हमारे खेत में वो सच में हेल्दी है ना, उस पर कोई रोग नहीं है, वो अच्छे से बढ़ेगा, उसकी क्वालिटी अच्छी है, ये सब हम चेक कर सकते हैं क्योंकि वो डायरेक्टली वो पौधा तैयार हुआ है। स्पेसिंग कैन बी कंट्रोल्ड बिकॉज ऑफ द मैनुअल प्लांटेशन। स्पेसिंग मतलब एक यहाँ पे लगाया, एक यहाँ पे लगाया, एक यहाँ पे लगाया, मतलब क्योंकि मैनुअल प्लांटेशन कर रहे हैं, आदमी के द्वारा कर रहे हैं, तो आदमी बराबर एक यहाँ पे लगाया, एक यहाँ पे लगाएगा, एक यहाँ पे लगाएगा, मतलब प्रॉपर डिस्टेंस पे वो हम लगाते हैं उस पौधे को। देन प्लांट्स गेट सफिशिएंट सनलाइट, न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल। इसके कारण क्या होता है, लाइट भी प्रॉपर मिलता है उस प्लांट को, देन न्यूट्रिएंट्स भी बराबर मिलते हैं एंड वाटर भी बराबर मिलता है, क्योंकि हम हाथ से उसको प्लांटेशन कर रहे हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट है रिप्लेनिशमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल। रिप्लेनिशमेंट मतलब जैसे आपके घर में खेती कर रहे हैं, ठीक है, 1 साल हो गया खेती कर रहे हैं, 2 साल हो गए, कंटिन्यूसली हम उसमें कुछ ना कुछ लेते जा रहे हैं, लेकिन उसमें ना हम खाद डाल रहे हैं, खाद पता है आपको, ओके, मैन्योर बोलते हैं उसको, है ना, जैसे शेन खत, मराठी में उसको शेन खत बोला जाता है, या फिर आप कुछ सल्फेट वगैरह यूरिया वगैरह उसको देते ही नहीं हो, तो उसके कारण क्या होता है, जो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं सॉइल के अंदर, न्यूट्रिएंट्स रहते हैं उसकी कमी हो जाती है, मतलब कम हो जाते हैं। इसके कारण अगर आप और उसमें कुछ लो, उसको क्रॉप लो, तो क्या होता है उसमें से ना हमको अच्छा सा उत्पादन मिलता ही नहीं है, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स उसके कम हो गए। तो उसको बढ़ाने के लिए बोलते हैं रिप्लेनिशमेंट। तो देखो कैसे होता है, सॉइल सप्लाइज मिनरल न्यूट्रिएंट्स द क्रॉप्स। हमको पता है सॉइल में क्या रहते हैं, न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, न्यूट्रिएंट्स कौन यूज़ करता है, क्रॉप यूज़ करता है, जिसके कारण क्रॉप की ग्रोथ होती है। दीज न्यूट्रिएंट्स आर इसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। बताया था ग्रोथ ऑफ प्लांट्स के लिए किसका यूज़ होता है, न्यूट्रिएंट्स का यूज़ होता है। ड्यू टू इकोनॉमिक रीजन्स फार्मर ग्रोथ क्रॉप्स इन द सेम फील्ड ईयर आफ्टर ईयर। अब इकोनॉमिकली हमको क्या करता है, हमको पता है कि हमारे तरफ जो पीक होता है वही पीक हम लेते हैं, दूसरा पीक लेने की कोशिश नहीं करते। मतलब जैसे सोयाबीन, ओके, सोयाबीन है, चना है, कपास है, ये ऐसे पीक हम हर साल वही लेते रहते हैं। तो इसके कारण क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स उसमें ज़मीन में कम हो जाते हैं, ठीक है। कंटिन्यूस ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स मेक द सॉइल डिफिशिएंट इन सर्टेन न्यूट्रिएंट्स एंड द सॉइल लूजेज इट्स फर्टिलिटी। आप कंटिन्यू अगर आप उसमें क्रॉप ले रहे हो तो ऑब्वियसली उसके न्यूट्रिएंट्स कम हो जाएंगे, क्योंकि ज़मीन में आप तो न्यूट्रिएंट्स डाल नहीं रहे हो, और ज़मीन के न्यूट्रिएंट्स आप क्रॉप ले ही रहे हो, तो हर साल अगर ले रहे हो तो ज़मीन के न्यूट्रिएंट्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाते हैं। सो द सॉइल न्यूट्रिएंट्स शुड बी रिप्लेस्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो जो सॉइल के न्यूट्रिएंट्स है वो हर बार बढ़ाते रहना चाहिए। अगर सॉइल अच्छी रही, खेत की अगर मिट्टी अच्छी रही तो खेत में अनाज अच्छे से तैयार होगा, अगर मिट्टी अच्छी नहीं रही
तो खेत में अनाज तैयार होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि ज़मीन में न्यूट्रिएंट्स ही नहीं है। अगर न्यूट्रिएंट्स नहीं है तो प्लांट वो ग्रो कैसे होगा, और प्लांट ग्रो नहीं होगा तो हमको अनाज कैसे होगा, है ना। सो दिस कुड बी डन आइदर बाय नेचुरल मेथड्स और एडिशन ऑफ मैन्योर ऑफ फर्टिलाइजर्स। अब ये जो मैं बोल रहा हूँ कि ये बढ़ाने पड़ती है, न्यूट्रिएंट्स बढ़ाना पड़ता, तो न्यूट्रिएंट्स बढ़ाने के दो मेथड है। एक तो हम आर्टिफिशियली बढ़ा सकते हैं या फिर नेचुरली बढ़ा सकते हैं। तो देखो वो किस तरह से बढ़ेगी। पहला मेथड है नेचुरल मेथड टू रिस्टोर द सॉइल फर्टिलिटी। मतलब नेचुरल कौन से मेथड है, नेचुरली हम किससे कर सकते हैं जिसके कारण हमारे खेत का जो उत्पादन है ज़्यादा बढ़ेगा, हमारे खेत के न्यूट्रिएंट्स जो हमारे खेत की मिट्टी है वो उसमें अच्छे से न्यूट्रिएंट्स आ जाएंगे। वो कैसे आते हैं देखो, द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल इज रिस्टोर्ड नेचुरली बाय अडोप्टिंग द फॉलोइंग मेथड्स। हम फॉलोइंग मेथड्स जो यूज़ करेंगे जिसके कारण हम फर्टिलिटी या फिर न्यूट्रिएंट्स बढ़ा सकते हैं। पहले फॉलोइंग क्या है, फॉलोइंग। इन दिस मेथड लैंड इज लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर वन और मोर सीजन्स। द फॉलो लैंड regains the nutrients by decomposition of remains plants and animals by the action of the microbes। मतलब क्या करना है, आप कंटिन्यू खेती कर रहे हो, है ना, आज इस साल भी किया, अगले साल भी किया, तो नेचुरली कैसे करेंगे, 2-3 साल खेती ही नहीं करना, या फिर 1 साल ना उस खेती को ऐसे ही रहने दो, उसमें कुछ भी क्रॉप प्रोडक्शन मत करो, मतलब खेती करो ही नहीं, उस खेती में कुछ लगाओ भी नहीं। तो क्या होगा, खेती के जो अंदर कुछ जो छोटे छोटे प्लांट्स रहते हैं वो क्या हो जाएंगे, वहाँ पे ही तैयार हो जाते, वहाँ पे ही मर जाते। मरने के बाद में उससे जो न्यूट्रिएंट्स जो सड़ जाएंगे ना, वो प्लांट्स उसी के अंदर, वो ज़मीन के अंदर वो सड़ जाएंगे और उसमें से क्या बनेंगे, न्यूट्रिएंट्स तैयार होंगे, है ना। मतलब हमने उस खेती में कुछ लगाया नहीं तो उसमें जो कचरा तैयार होगा, कचरा निकलता है फिर वो मरता है वहीं पे, तो जो फिर वो कचरा सड़ जाता है तो उससे न्यूट्रिएंट्स इसको मिलेंगे, किसको, उसी सॉइल को मिलते हैं। ठीक है, मतलब 1 साल खेती ही मत करो, ऐसा सीधा सीधा मतलब उसका मीनिंग होता है। देन क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन क्या होता है, देखो क्रॉप रोटेशन इज द मेथड ऑफ ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स अल्टरनेटली ऑन द सेम फील्ड। मतलब एक ही खेत में अलग अलग क्रॉप्स लो, जैसे अभी ज्वारी लिया, फिर चना लो, फिर गेहूँ लो, फिर सोयाबीन लो, फिर कपास लो, मतलब ऐसे ऐसे अलग 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 क्या लो आप, क्रॉप्स लो। अगर उस तरीके से किया तो सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाती है, न्यूट्रिएंट्स बढ़ जाते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल द फार्मर ग्रोज क्रॉप्स लाइक व्हीट और बार्ली इन द फर्स्ट ईयर। जैसे पहले साल में एग्जाम्पल ले रहे हैं कि पहले साल में क्या किया, किस फार्मर ने व्हीट और बार्ली लिया, मतलब व्हीट मतलब गेहूँ, ठीक है, गेहूँ लिया पहले साल में। फिर दूसरे साल में देखो लिग्यूमिनस प्लांट कौन से, पी और सोयाबीन लिया, अगले साल में सोयाबीन लिया। दिस हेल्प्स इन रिप्लेसमेंट ऑफ सॉइल। मतलब ऐसे हर साल अलग अलग अगर हमने पीक लिया हमारे खेत में तो क्या होती है, फर्टिलिटी बढ़ सकती है। ठीक है, रूट्स ऑफ लेगुमिनस प्लांट, देखो ऐसे रूट्स ऑफ लेगुमिनस प्लांट रहते हैं, आप अपने बुक में अच्छे से देख सकते हो। अगर आपके बुक मतलब यहाँ पे अगर प्रॉपरली दिख नहीं रहा है तो आप अपने बुक का यूज कर सकते हो, ये सारा मैटर आपके बुक का ही है। ठीक है, मिक्स क्रॉपिंग। अब मिक्स क्रॉप मतलब डिफरेंट क्रॉप्स बोल सकते हैं। इन दिस मेथड 2 और मोर क्रॉप्स ग्रोन टुगेदर इन द सेम फील्ड। एक ही खेत में 2 अलग अलग क्रॉप लगाना, उसको बोलते हैं मिक्स क्रॉप। ओके, देखो जैसे द क्रॉप्स आर सिलेक्टेड इन सच अ मैनर दैट न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट ऑफ वन क्रॉप इज फुलफिल्ड बाय द अदर। अब ये कैसे करना है, जैसे एक क्रॉप है तो उसके न्यूट्रिएंट्स दूसरा यूज कर सकता है, इस तरीके से उसका सिलेक्शन करना और दोनों क्रॉप एट ए टाइम लगा देना। अपने खेत में दोनों क्रॉप एट ए टाइम लगा दो। जैसे कपास और सोयाबीन लेते हैं हम एट ए टाइम, तो सोयाबीन और कपास एक ही फार्म में लगा दो, मतलब एक लाइन सोयाबीन की रहेगी तो एक लाइन कपास की रहेगी, ऐसे भी लगा दिया तो भी हम न्यूट्रिएंट्स बढ़ा सकते हैं, हमारी सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ा सकते हैं। लिग्यूमिनस क्रॉप्स सच एज, देखो पी, सोयाबीन एंड सीरियल क्रॉप्स लाइक व्हीट और राइस कैन बी ग्रो टुगेदर इन द सेम फील्ड। कौन सा, पी और सोयाबीन एक साथ ले सकते हैं। व्हीट एंड राइस मतलब गेहूँ और चावल एक ही साथ में ले सकते हैं। अगर ऐसे लिया तो फर्टिलिटी सॉइल की बढ़ सकती है। कॉटन एंड ग्राउंडनट आर ग्रोन टुगेदर। जो कॉटन मतलब कपास और ग्राउंडनट मतलब शेंगदाना समझो, तो वो दोनों एट ए टाइम हम ले सकते हैं एक ही फील्ड में, एट ए टाइम दोनों लगा दो, न्यूट्रिएंट्स अपने आप बढ़ जाएंगे। ठीक है, देन उसके बाद है मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। अब मैन्योर मतलब क्या, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर आपको पता है, जो आपके पिताजी
कृषि केंद्र है ना, कृषि केंद्र से आप खाद लाते हो, मतलब सल्फेट वगैरह, यूरिया सल्फेट वगैरह लाते हो ना, उसको फर्टिलाइजर्स बोलते हैं। तो मैन्योर मतलब क्या हुआ? मैन्योर मतलब सीधा सीधा अपने मराठी वर्ड में शेणखत बोलते हैं उसको, शेणखत। किसी के घर में देखा होगा सुबह सुबह में जब किसी का पापा जो ये रहता है ना, अपने एनिमल्स रहते हैं, एनिमल्स का जो वेस्ट मटेरियल रहता है जिसको हम शेण बोलते हैं, तो वो उठा के ना ऐसे कहीं भी नहीं फेंक देते, एक गड्ढा खंद के उसको उसमें हम उसको मिक्स करते हैं, ठीक है ना। क्यों करते हैं? क्योंकि कुछ देर बाद उसी जो शेणखत है ना, उसका शेणखत बनता है, और वही शेणखत फिर हम अपने किसमें, अपने फार्म में ले जाके उसको हम डाल सकते हैं, ठीक है। तो उसको मैन्योर बोला जाता है, उसको मतलब सीधा सीधा मराठी में शेणखत बोलते हैं उसको। द यूज ऑफ मैन्योर और द फर्टिलाइजर इज कॉल्ड एज मैन्योरिंग, उसको आप क्या बोला जाता है? मैन्योरिंग बोला जाता है। दिस सब्सटेंसेस इंक्रीजेज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, इससे क्या होगा? सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होगी। देखो मैन्योर, मैन्योर मैंने बताया, शेणखत बोलेंगे सीधा सीधा। मैन्योर इज अ ऑर्गेनिक सब्सटेंस रिच इन न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स वेस्टेड बाय द माइक्रोब्स। ओके, मतलब प्लांट्स और एनिमल्स है उसके सड़ने से भी मैन्योर तैयार होता है। जो हमारे घर में जो गाय बैल है उसके जो शेन बोलते हैं ना, उससे भी, वेस्ट मटेरियल से भी मैन्योर तैयार होता है। तो ये और तैयार कौन करने के लिए हेल्प कौन करता है? माइक्रोब्स करता है, मतलब बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स रहते हैं जो उसको सड़ाते हैं, ओके, सड़ने में मदद करते हैं। कंपोस्ट इज प्रिपेयर्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ फार्म एंड डोमेस्टिक ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल लाइक एनिमल एक्सट्रेटा, fetal matters and human beings, sewage wastage, weeds, dry leaves etc. ये सारी चीज़ों से क्या बनता है? शेणखत तैयार होता है, ठीक है। या फिर उसको कंपोस्ट भी बोला जाता है, कंपोस्ट खत भी बोला जाता है। इन अ डिकम्पोज पीस्ट द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग कंपोस्ट इज कॉल्ड एज कंपोस्टिंग। जो प्रोसेस हम यूज़ करते हैं कंपोस्ट खत तैयार करने के लिए, उसको क्या बोला जाता है? कंपोस्टिंग बोला जाता है। We may define decomposting as a biological process in which microbes decomposes the organic matter present in the organic waste to produce the manure। मतलब ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है, बायोलॉजिकल प्रोसेस से ही क्या हो जाता है? डिकम्पोस्ट खत बनता है, ठीक है। देन नेक्स्ट है फर्टिलाइजर्स। अब फर्टिलाइजर्स मतलब मैंने बोला है जैसे यूरिया है, सल्फेट है, ये सारे फर्टिलाइजर्स है जो हम बाहर से खरीद के लाते हैं और अपने खेत में डालते हैं। जो बाहर से खरीद के लाते हैं, जो इंडस्ट्री में बनते हैं या फिर फैक्ट्री में बनते हैं, तो उसको फर्टिलाइजर बोला जाता है। देखो फर्टिलाइजर्स आर ह्यूमन मेड केमिकल सब्सटेंसेस। ये क्या है? ह्यूमन मेड केमिकल सब्सटेंस है, मतलब ये नेचुरली क्रिएट नहीं होता, ये इसको कौन बनाता है? आदमी बनाता है। किस में बनाता है? फैक्ट्री में बनाया जाता है। आपको पता है यूरिया है, सल्फेट है, सुपर फॉस्फेट है ना, बहुत सारे DAP है, ये सारे चीज़ खत किससे लाते हैं? हम कृषि केंद्र से लाते हैं। तो कृषि केंद्र से लाते हैं मतलब क्या? ये कंपनी से माल आया होगा, मतलब इसको कौन बनाता है? आदमी खुद बनाता है ना। तो ये नेचुरल सब्सटेंस है क्या? नहीं है, ये मैन मेड है। ओके, दैट आर रिच इन वन और मोर न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। ये सभी क्या है? न्यूट्रिएंट्स है, जिसके कारण प्लांट्स की ग्रोथ अच्छी होती है। जिसके कारण प्लांट्स की ग्रोथ अच्छी होती है, उसके लिए कौन कौन यूज है? नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है एंड पोटेशियम। ये सारे किस में रहेंगे? फर्टिलाइजर्स में प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। फर्टिलाइजर्स आर प्रोड्यूस इन फैक्ट्रीज। फर्टिलाइजर्स किस में तैयार किया जाता है? फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं। मैंने बोला कि वो नेचुरली तैयार नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, सम एग्जाम्पल्स देखो फर्टिलाइजर्स के। यूरिया मैंने बोला है, अमोनियम सल्फेट है ना, सुपर फॉस्फेट, अमोनियम फॉस्फेट, पोटैश एंड द नाइट्रोफॉस्फेट, ये सारे है। आपने सुना है, यूरिया का नाम सुना होगा आपने, है ना। ये सारे खत किस में बनते हैं? कंपनी में बनते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजर्स बोलते हैं, ठीक है। देन एडवांटेज ऑफ मैन्योर। अब मैन्योर का एडवांटेज क्या है? देखो, द ऑर्गेनिक मैन्योर इज कंसिडरेबल बेटर दैन द फर्टिलाइजर्स। मतलब जो हमारे घर में शेणखत है, वो शेणखत ज़्यादा यूज होता है, ज़्यादा अच्छा है फर्टिलाइजर से। क्यों अच्छा है? देखो, दिस इज बिकॉज, क्यों होता है? इन्हांसेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। सॉइल की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, मतलब पानी पकड़ने की क्षमता, ये फर्टिलाइजर से ज़्यादा कौन अच्छा करता है? मैन्योर अच्छा करता है। मतलब आप अपने खेत में फर्टिलाइजर मत डालो, मैन्योर अगर डालोगे तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सॉइल की अच्छी होगी। ओके,
मेक्स द सॉइल पोरस दैट मेक्स द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, मतलब वो सॉइल को पोरस बनाता है, मतलब एकदम भुसभुसित बोलते हैं उसको, मराठी में भुसभुसित जमीन बोलते हैं, जिसके कारण गैसेस वगैरह अच्छे से वहाँ पे तैयार होती है। इंक्रीजेज द नंबर ऑफ सॉइल फ्रेंडली माइक्रोब्स, ओके, जो सॉइल फ्रेंडली माइक्रोब्स हो जिसके कारण सॉइल अच्छी बनती है या फिर सॉइल में न्यूट्रिएंट्स तैयार होते हैं, वो उसमें माइक्रोब्स तैयार होंगे। इम्प्रूव द टेक्सचर ऑफ सॉइल, जो सॉइल का टेक्सचर है वो इम्प्रूव हो जाता है। ऐड ह्यूमस टू द सॉइल, ह्यूमस जो है वो सॉइल में ऐड हो जाते हैं। इज़ नॉट एक्सपेंसिव एंड कैन ईजीली बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम वेस्ट इन द फार्म, और ये कुछ एक्सपेंसिव नहीं है, इसको कम बाहर से खरीद के लाना ही नहीं पड़ता। हमारे घर में गाय बैल रहते हैं ना, गाय बैल है, छोटे छोटे प्लांट्स है, वो काट के एक गड्ढे में डाल दो, कुछ दिनों के बाद में उससे मैन्योर तैयार हो जाता है। मतलब ये फुकट में हम अपने घर पे बना सकते हैं, उसके लिए पैसे देने की गरज नहीं गिरती है ना, इसलिए नॉट एक्सपेंसिव बोला गया है। डज नॉट कॉजेज वाटर पोल्यूशन, ये वाटर पोल्यूशन भी नहीं करता। अगर आप फर्टिलाइजर यूज़ करते हो, फर्टिलाइजर केमिकल का रहता है, और केमिकल अगर पानी में मिक्स हुआ तो उससे क्या होगा, वाटर पोल्यूशन होगा, लेकिन ये पानी में मिक्स हुआ तो वाटर पोल्यूशन नहीं होता है, ठीक है। देन नेक्स्ट देखो, अभी डिफरेंस देखो फर्टिलाइजर का और मैन्योर का डिफरेंस, मतलब दोनों में डिफरेंस क्या है। देखो फर्टिलाइजर नेचर क्या है उसका, इट इज़ इनऑर्गेनिक सॉल्ट। इनऑर्गेनिक मतलब ये ऑर्गेनिक नहीं है, ये ऑर्गेनिक है, नेचुरल ऑर्गेनिक है, मतलब ये नेचुरली तैयार होता है, ये नेचुरली तैयार नहीं होता। इट इज़ प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज, फर्टिलाइजर फैक्ट्रीज में तैयार किया जाता है। मैन्योर, इट इज़ प्रिपेयर्ड इन द फील्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल वेस्टेज, ह्यूमन वेस्टेज एंड द प्लांट वेस्टेज। ह्यूमन वेस्ट है, प्लांट वेस्ट है, एनिमल वेस्ट है, उससे ही हम मैन्योर घर पे ही बना सकते हैं, फैक्ट्री में बनाने की गरज नहीं है। फर्टिलाइजर फैक्ट्री में बनाते हैं, मैन्योर घर पे ही बना सकते हैं, ठीक है। इट डज नॉट ऐड ह्यूमस टू द सॉइल, ये फर्टिलाइजर ह्यूमस ऐड नहीं करता सॉइल में। इट इम्प्रूव द लॉट ऑफ ह्यूमस इन द सॉइल, लेकिन मैन्योर सॉइल में ह्यूमस प्रोड्यूस करता है। इट इज़ रिच इन द प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। हाँ, इसकी एक खासियत अच्छी है कि इसमें जो नाइट्रोजन है, पोटेशियम है ना, मैंने बोला ये सारे न्यूट्रिएंट्स है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, ये सारे न्यूट्रिएंट्स के कारण प्लांट अच्छे से बढ़ता है। तो फर्टिलाइजर से ये सॉइल को अच्छे से मिल सकते हैं, लेकिन इट कंटेन्स लेस अमाउंट ऑफ एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स, लेकिन वही चीज़ मैन्योर में नहीं रहती। मैन्योर थोड़ा सा कम न्यूट्रिएंट्स देगा, फर्टिलाइजर थोड़ा सा ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स देगा। इट इज़ कॉस्टली, ऑब्वियसली फर्टिलाइजर कॉस्टली है, क्योंकि आपको बाहर से खरीद के लाना पड़ता, कृषि केंद्र से खरीद के लाना पड़ता, तो ये कॉस्टली है। इट इज़ चीप, मतलब मैन्योर आप घर पे ही बना सकते हो, तो ज़्यादा उसको पैसे नहीं लगता, और कुछ गड्ढा खन लो, उसमें दूध डाल दो। यूरिया एंड पोटैश, ये क्या रहता है, यूरिया एंड पोटैश रहता है। यहाँ पे क्या है, सनहेम, सेस्बिया, काउडंग, मतलब इसमें कौन से रहते हैं, यूरिया एंड पोटैश रहता है। एग्जाम्पल इसे उसके, और इसने सुनहैम पे, सेस्बिया है, काउडंग के, ये सारे क्या है, मैन्योर में आते हैं, और ये किस में आएंगे, फर्टिलाइजर्स में आएंगे, ठीक है। देन डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग फर्टिलाइजर्स, मतलब जो हम फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हैं उसके डिसएडवांटेजेस क्या है, क्योंकि वो केमिकल सब्सटेंस है, और केमिकल सब्सटेंस के डिसएडवांटेजेस होते ही है। तो कौन से देखिए, मॉडर्न एग्रीकल्चर डिपेंड्स ग्रेटली ऑन केमिकल फर्टिलाइजर्स। आज के जो हम खेती कर रहे हैं ना, आज की खेती ज़्यादा से ज़्यादा फर्टिलाइजर्स पे डिपेंड है। आज कोई शेन खाद या फिर घर का खाद नहीं यूज़ करता, वो हर बार बाहर से ही खाद लाता है, फर्टिलाइजर्स लाता है और ज़मीन में डाल देता है, जिसके कारण अपनी जो ज़मीन है उसकी जो सुपिकता बोलते हैं उसको, वो कम होते जा रही है, मतलब ज़मीन जैसे पिकनी चाहिए वैसे नहीं होती। एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स इंक्रीजेज द क्रॉप यील्ड, okay, but when fertilizers get washed off through the irrigation and rainfall, they reach water bodies like rivers and lakes। मतलब हम फर्टिलाइजर वाटर इसमें डाल रहे हैं ज़मीन में, जैसे आपने प्रोडक्शन लगाया, क्रॉप प्रोडक्शन लगाया, अब उसमें आप फवारनी कर रहे हो, खत डाल रहे हो, मतलब सल्फेट डाल रहे हो, यूरिया डाल रहे हो, सुपर फॉस्फेट डाल रहे हो, ठीक है, क्रॉप तो अच्छा निकलेगा, लेकिन अगर जब पानी गिरा तो पानी गिरेगा तो आपके इसमें गिरेगा खेत में, तो खेत में पानी किसके साथ मिक्स हो जाएगा, वो फर्टिलाइजर के साथ मिक्स हो जाएगा। फिर वो खेत का पानी किस में मिलता है, नदी नाले में मिल जाता है ना, जो छोटे छोटे रिवर से और लेक से, वो पानी आपके खेत का उस नाली में चला जाएगा या फिर छोटे लेक में चला जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, वो केमिकल है, वो केमिकल वो लेक में या फिर वो रिवर में चला जाता है। दिस कॉजेज द वाटर पोल्यूशन, इसके कारण क्या होता है, वाटर पोल्यूशन हो रहा है ना, क्योंकि उसमें केमिकल है, और आपके खेत का जो पानी है वो रिवर में जा रहा है, लेक में जा रहा है, मतलब आपके खेत का केमिकल उस पानी में जा रहा है, मतलब वहाँ पे वाटर पोल्यूशन होगा।
द पोल्यूटेड वाटर इज अनफिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन। अब ये जो पोल्यूटेड वाटर है, खराब पानी है, ये आदमी पी सकता है क्या? नहीं पी सकता। वो वाटर ह्यूमन कंजप्शन के अच्छा नहीं रहता। इट इवन किल्स द एक्वाटिक एनिमल्स सच एज फिशेस। इसके कारण जो पानी में रहने वाले एनिमल्स है ना, जैसे फिशेस रहते हैं, है ना, वो मर सकते हैं या फिर मरते भी है। फर्टिलाइजर्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल्स दस ऑल्सो कॉजेज द एयर सॉइल पोल्यूशन। जो फर्टिलाइजर है वो बायोडिग्रेडेबल है। बायोडिग्रेडेबल मतलब जो माइक्रोब रहते हैं, छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स, वो इस फर्टिलाइजर को ख़त्म नहीं कर सकते, इसलिए फिर वो सॉइल पोल्यूशन भी होता है। मतलब ज़मीन में अगर वो बहुत ज़्यादा दिन तक रहे तो सॉइल भी वो ख़राब हो सकती है। मतलब हमारे जो खेती की ज़मीन है ना, वो खेत की ज़मीन भी ख़राब हो सकती है। टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर शुड बी अवॉइडेड एंड द यूज ऑफ मैन्योर शुड बी प्रमोटेड। मतलब अगर ज़्यादा फर्टिलाइजर का यूज़ किया तो हमारी ज़मीन ख़राब हो सकती है, इसलिए हमने लोगों को बताना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा फर्टिलाइजर का यूज़ मत करो। जितना भी आप मैन्योर मतलब घर का जो शेन खाद रहता है उसका अगर आप यूज़ करोगे तो वो ज़्यादा रहेगा। ठीक है, ओके। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या सीखा कि जो प्रैक्टिस है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है, उसके बाद के जो पॉइंट्स है वो हमने सीखे। जैसे सिलेक्शन ऑफ सीड्स है, देन सीड्स कैसे लगाना पड़ता है, फिर फर्टिलाइजर्स कौन से यूज़ करते हैं, देन मैन्यूर यूज़ कौन से करते हैं। ठीक है, ये सारा हमने इस वीडियोज़ में पढ़ा। अब इसके जो बाद का पोर्शन है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो आज हमने जितना पढ़ा इस क्लास में वो सभी आप अपने बुक में अच्छे से पढ़ लो। अगर कुछ नहीं समझा तो वीडियो डबल से देखो और उसको समझने की कोशिश करो। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स है, आप अच्छे से देख लो और अगर कुछ डाउट आया तो आप कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, देख लो ये पॉइंट्स।